Good evening everyone. Good evening Jyoti. Good evening, very good evening Giras. Good evening Purnima. Very good evening Radha. Good evening Sneha. Very good evening Salini. कैसे भाई सभी लोग? बढ़िया पूर्णिमा, वेरी गुड. मैं भी बढ़िया हूँ. वेरी गुड इवनिंग देवांश. बढ़िया रहा था. वेरी गुड इवनिंग मोहिनी. चलिए भाई देखिए, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे अपना जो सेटअप है ऑनलाइन क्लास का वो मुझे चेंज करना पड़ रहा है. इस वजह से हमारी 2 दिन क्लास भी नहीं हो पाई. ठीक है. कुछ दिन, 2 दिन तो नहीं कहेंगे. जय श्री राम मोहिनी. ठीक है. तो अभी 1-2 दिन हो सकता है हमको इस तरीके से क्लास लेनी पड़े, और जैसे ही मेरा सेटअप लग जाएगा देन हम लोग दोबारा से रीस्टार्ट डिजिटल बोर्ड पे करने वाले हैं. ठीक है. तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, एक बार मुझे बताएं. वेरी गुड इवनिंग तनीषा. चलिए, तो जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था वो टॉपिक के उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए क्या? सबसे पहले तो मुझे बताएं, ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर है? अभी हो सकता है आपको कुछ साउंड आज सुनाई दे, क्योंकि सभी लोग जो है वो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम है वो अभी तक मना रहे हैं, तो आसपास काफी साउंड चल रहा है. तो एक बार मुझे क्लियर करें भाई, वॉइस मेरी क्लियर है, ऑडियो मेरी क्लियर आ रही है सभी लोगों को? वेरी गुड इवनिंग क्षमा. तो देखिए, जैसे ही डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, मतलब सेटअप हमारा लग जाएगा, देन मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा. ठीक है. और जो प्रैक्टिस सेट हमारे रहेंगे वो मैं आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में ना करवा करके वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन आंसर के टेस्ट लूंगा. ठीक है. वन वर्ड में जो टेस्ट है वो लेने का रीजन ये है कि जब हम एमसीक्यूज वगैरह लगाते हैं तो कई बार एग्जाम टाइम पे हमको ऐसा होता है कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. दो ऑप्शन हमको सिमिलर लगते हैं तो कंफ्यूजन में हमारे कई बार आंसर जो है वो गलत टिक हो जाते हैं. ठीक है. तो हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो कोशिश करेंगे कि वन वर्ड के आंसर में हम लोग, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको उसका आंसर मुझे बताना पड़ेगा. ठीक है. ताकि आप लोग डिटेल में उसको पढ़ें और चीजों को आप याद कर पाएं. जब चीजें हमें याद रहती हैं तो हमारे आंसर्स जो हैं वो फिर कंफ्यूजन नहीं होता है और डाउट में हमारे आंसर गलत नहीं होते हैं. तो हर टॉपिक के एंड में जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा देन उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज टाइप में वन वर्ड जो है वो हम टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस करा करेंगे. ठीक है. क्योंकि अभी क्लास नहीं हो पाई मेरी कुछ दिन, तो देन इस वजह से मुझे लगा कि अभी प्रैक्टिस सेट ना करवा करके पहले हम लोग एक बार कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, और देन फिर हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे. ठीक है. वेरी गुड इवनिंग. ठीक है. तो यहाँ पे अब हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं. जैसा फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था, अच्छा सिलेबस के बारे में मैंने आपको डिस्कस, अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है, सिलेबस जो चेंज हुआ है. तो शायद हमारी बात एमपीपीएससी ने सुन ली. मैंने आपको बताया था कि एमपीपीएससी का जो सिलेबस था वो काफी ज्यादा स्कैटर्ड था, है ना. टॉपिक में लिंकेज नहीं थे. प्री में कुछ था, मेंस में कुछ था. अब टॉपिक जो टेस्ट या हमारे सिलेबस में जो हमको दिए गए हैं, तो उन टॉपिक्स में अगर आप देखोगे तो जो हमने डिसाइड किया था वही सिलेबस अब पीएससी ने दे दिया है. ठीक है. आई होप आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा. तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट करने वाले हैं. तो बेसिक कंप्यूटर के सभी टॉपिक्स उन्होंने शुरुआत में रख दिए हैं एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें, क्योंकि फॉल्ट था एमपीपीएससी का जो पहले वाला सिलेबस था उसमें कुछ कमी थी. और उसको देख करके फिर मैंने अपना खुद का जो शेड्यूल है, जो आपका सिलेबस है, वो तैयार किया कि नहीं, हमको पीएससी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, हमको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है, अपना प्लान बनाना है.
ताकि स्टूडेंट सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी कर पाए, ठीक है। देन अब आप देखोगे नया सिलेबस जो है, जो हमने डिस्कस किया था, वही सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है। तो वही सिलेबस जो है, जो हमारा वाला सिलेबस है, अब हम कह सकते हैं कि भाई हमारा सिलेबस जो है वो पीएससीएफ फॉलो कर रहा है, जो हमने प्लान किया था। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। और उसी सिलेबस को हम फॉलो करने वाले हैं। और तो यहाँ पे चलिए, तो सब लोगों ने देख लिया ना सिलेबस। सिलेबस पर तो मुझे डिस्कस करने की अब नीड नहीं है, तो हम सीधे टॉपिक पर ही स्टार्ट करें फिर। चलिए एक मिनट, मैं जस्ट पीडीएफ ओपन करता हूँ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग साली जी। तो टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोगों का एक बार गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा हम सभी को मालूम है, यूनिट 9 जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यूनिट 9 ही हमारे प्रीवियस सिलेबस में थी। बस जो ई कॉमर्स वाला जो टॉपिक है ना, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। हालांकि सिलेबस पे हम डिस्कस बाद में और करेंगे एक बार, ठीक है। एमपीपीएससी भाई, इकट्ठे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 81 कट ऑफ गया है जनरल का, ठीक है। जनरल का जो कट ऑफ रहा है वो कितना रहा आपका, 81। तो भाई अब आप समझ लें कि किस स्टैंडर्ड पे जाकर के हमको प्रिपरेशन हमारी कंटिन्यू करनी है। 81 पर कट ऑफ जो है वो एंड हो गया है, ठीक है। 81 एंड है, शुरुआत नहीं है, याद रखना। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि एमपीपीएससी जैसे एक इंस्टीट्यूशन जो एक सिविल सर्विसेज स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवा रहा है, एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो उसके एग्जाम पे में 81 कट ऑफ जाना बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप यूपी पीसीएस वगैरह की बात करें, यूपीएससी की हम बात करें, तो 50% कट ऑफ वहां का जाता है ना। 81 मार्क्स का मतलब ये नहीं कि हमारे एमपी के जो स्टूडेंट है या एमपीपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है ना। 81 कट ऑफ जाने का रीजन ये है, दो रीजन है बेसिकली। एक तो माइनस मार्किंग का ना होना, और दूसरा एग्जाम पेपर जो है वो बहुत ज्यादा इजी आ जाना। एक तरीके से हलवा में इसको बोल देते हैं। तो कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो हमारा लेवल है पेपर का वो काफी ज्यादा आपको हाई और अच्छा मिल सकता है। और सिलेबस भी इस तरीके से उन्होंने तैयार किया हुआ है भाई। ट्राइब्स वगैरह के कई सारे टॉपिक्स डाले हैं जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनको इफेक्ट जरूर करने वाले हैं। तो इतना कट ऑफ जाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हमको इसके अंडर में आना है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। उसी के लिए हमने देखा है कि हमने एक संकल्प बैच अपन ने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारा अप्रैल 28 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। उस एग्जाम को टारगेट करते हुए हमको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। देखिए, सेकंड टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा बेसिक कंप्यूटर का सेकंड टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर
में हमको दो चीजें बेसिकली डिस्कस करनी है ना। एक तो फर्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, सेकंड आपका जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन जो हमारे कंप्यूटर में हमको स्टडी करनी होती है, वो टॉपिक भी हमको यहीं पर कवर करना है। पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में भेज दी थी, सभी लोगों के पास पीडीएफ रिसीव हुई है कि नहीं हुई है भाई, एक बार मुझे कंफर्म करें। तो पीडीएफ, क्योंकि हमारी क्लास नहीं थी तो मुझे लगा कि कम से कम हम लोग पीडीएफ मुझे पहले प्रोवाइड करवा देनी चाहिए, तो पीडीएफ मैंने इसलिए आपको पहले ही ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई दी है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर रहने वाला है, जिसमें हम किस तरीके से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा हम बात करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो जैसा सभी को मालूम है, कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो मोस्ट एंशिएंट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस से मानी जाती है, ठीक है। द अबेकस is one of the ancient device which was invented in ancient Babylon। बेबीलोन की आप बात करें तो जो आपका पर्सिया है, ठीक है, जिसको आप फारस बोलते हैं, तो पर्सिया वाले रीजन को एंशिएंट टाइम में आप क्या बोलते थे भाई, बेबीलोन भी बोलते थे, ठीक है। तो अबेकस वन ऑफ द मोस्ट नोन एंशिएंट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसे कहाँ इन्वेंट किया गया था, जिसे इन्वेंट किया गया था बेबीलोन में, टू कैलकुलेट नंबर। किसके लिए इसे इन्वेंट किया गया था भाई, बेबीलोन में इसे कैलकुलेट करने के लिए, नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए इसे इन्वेंट किया गया था। और इट इज सेड टू बी दी वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। और इसीलिए आप देखते हैं चूंकि अभी तक की नोन मोस्ट एंशिएंट कैलकुलेटिंग मशीन है, तो अबेकस को हम वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इन दिस सर्कुलर, अगर आप बात करें किसके अंदर, अबेकस के अंदर, अबेकस के अंदर आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिलता है, जो बेसिकली वुड का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलता है जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और इस वुड्स के अंदर बहुत सारे वायर्स रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, वायर, और इन वायर के अंदर इस तरीके के वीड्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो वीड्स होते थे उस टाइम पे सॉइल, ठीक है, स्टोन्स, ठीक है, स्टोन्स, सॉइल्स, इन चीजों से ये जो वीड्स है वो बनाए जाते थे, और इन वीड्स को जो है वो इन वायर्स के अंदर या जो है वो लगा दिया जाता था, है ना। और आज भी आप देखोगे तो कई सारे अब जो बच्चों के कैलकुलेटिंग डिवाइस आती हैं, ड्राइंग बॉक्स वगैरह की हम बात करें, ड्राइंग बॉक्स की हम बात करें, तो वहां पे इस तरीके के डिवाइस जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप में आप कैलकुलेटिंग डिवाइस देख रहे हैं, जिसमें वायर्स और बीट्स का यूज किया जाता था, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका अवेकस कहलाता है। ये डिवाइस क्या कहलाती है, आपकी अवेकस, जिसमें आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपके वायर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वायर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये आपको बीट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से सबसे पहले हमने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया था, इसलिए अवेकस को क्या कहा जाता है, इसीलिए आप देखोगे अवेकस को वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और आप देखोगे इन दिस सर्कुलर बीट्स आर थ्रेडेड ऑन द वायर्स विद द हेल्प ऑफ विच कैलकुलेशन वर मेड इजियर। तो इसमें बीट्स और वायर्स को यूज किया जाता था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसको डेवलप कहाँ किया गया, आपका बेबीलोन में। ये आपको यूज, यहाँ पे ये जो टर्म है वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम अबेकस इटसेल्फ। अबेकस इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ वुड। किसका बना होता है भाई, वुड का बना होता है। इनसाइड विच और फ्रेम ऑफ वायर्स इज अटैच्ड, जिसके अंदर क्या होते हैं, वायर के फ्रेम अटैच रहते हैं, और उन वायर्स में स्टोन और सॉइल से फॉर्म हुए वीड्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाते थे। इतनी कहानी क्लियर है। तो कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है, अवेकस से मानी जाती है। इज इट क्लियर भाई। और ये जो आप देख रहे हैं क्या आपका अवेकस है। वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या हो जाएगी आपकी, अवेकस। इतनी कहानी क्लियर है भाई, एक बार मुझे कंफर्म करें, इज इट क्लियर। चलिए, देन सेकंड डिवाइस की हम बात करें जो आफ्टर अवेकस को डेवलप किया गया। सेकंड नोन जो डिवाइस है इसे कहा जाता है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, नेपियर जो है एक
मैथमेटिशियन थे, स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 17th सेंचुरी में, ठीक है, 17th सेंचुरी में बोन्स की हेल्प से एक डिवाइस प्रिपेयर की जिसे नेपियर बोन्स कहा गया, ठीक है। तो नेपियर जो टर्म है वो कहां से आया भाई? ये साइंटिस्ट का नेम है और मैथमेटिशियन का नेम है जो कि स्कॉटिश है, और इन्होंने 17th सेंचुरी में यहाँ पर बोन्स की हेल्प से इस पूरी डिवाइस को तैयार किया। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आपकी नेपियर बोन्स की इमेज कहलाती है, ठीक है। ये जो इमेज है ये नेपियर बोन्स जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। तो नेपियर बोन्स वाज डेवलप्ड बाय जॉन नेपियर, ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन इन 17th सेंचुरी। इट हेल्प्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। यहाँ पर अबेकस और नेपियर बोन्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर अबेकस में केवल दो ही चीजें होती थी, या तो एडिशन होता था या सब्सट्रैक्शन होता था। यानी कि या तो आप चीजों को यहाँ पे ऐड कर सकते थे या सब्सट्रैक्ट कर सकते थे। कहां पर? अबेकस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि आप नेपियर बोन्स की बात करें तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता था एंड डिवीजन भी आप यहाँ पर इजिली कर सकते थे। तो नेपियर बोन्स जो है वो 17th सेंचुरी में डेवलप किया गया बाय स्कॉटिक मैथमेटिशियन जॉन नेपियर। और इस डिवाइस की हेल्प से आप क्या कर सकते थे भाई? आप इस डिवाइस की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स आप यहाँ पर कंडक्ट कर सकते थे। इतनी कहानी क्लियर है। तो सेकंड जो एंशिएंट डिवाइस है वो क्या कहलाती है आपकी? जॉन नेपियर्स के द्वारा डेवलप जो है इसे नेपियर बोन्स कहा जाता है। इतनी कहानी क्लियर है। बताए भाई, इतनी कहानी क्लियर। चलिए देन थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, जिससे आप बोलते हैं क्या? पास्कलाइन, ठीक है। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये पास्कलाइन है, और पास्कलाइन जो नेम दिया गया है वो ब्लेज पास्कल्स के थ्रू दिया गया है। मतलब क्योंकि इसका इन्वेंट जो है वो किसने किया था? फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल। ये नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भी है। ब्लेज पास्कल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ब्लेज पास्कल जो है जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इस डिवाइस को इन्वेंट किया, इसीलिए आप इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? ब्लेज पास्कल के द्वारा जो डिवाइस इन्वेंट की गई है वो पास्कलाइन कहलाती है, ठीक है। तो इनके नेम पर इसका जो नेम है वो दिया गया है। और ये जो है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है जिसे 1642 में डेवलप किया गया। 1642 में एक मिनट रुकिए यार, मैं इसका कलर चेंज करता हूं। देखिए 1642 में यहां पर ब्लेज पास्कल के थ्रू इस डिवाइस को इन्वेंट किया गया, और इट वाज फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का मतलब क्या होता है? देखिए अभी तक दो कैलकुलेटिंग मशीन जो हमारे पास आई, एक तो आपकी अबेकस थी, ठीक है, और दूसरी आपकी नेपियर बोन्स। ये दोनों जो मशीन थी ये ह्यूमन के थ्रू, यानी कि हमारे द्वारा जो है वो उसे कैलकुलेट किया जाता था। चाहे वीड्स की हम बात करें तो वीड्स को आगे पीछे करके एडिशन और सब्सट्रैक्ट किए जाते थे, मल्टीप्लिकेशन किए जाते थे, ह्यूमन के थ्रू किए जाते थे, ठीक है। पास्कलाइन एक ऐसी कैलकुलेटिंग मशीन थी जो मैकेनिकली वर्क करती थी। मैकेनिकली वर्क का मतलब क्या है? इसमें डिफरेंट डिफरेंट गियर्स लगे होते थे। इन गियर्स को हमारे मतलब ह्यूमन के थ्रू क्या किया जाता था? इसे चलाया जाता था। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गियर, सपोज करें ये एक गियर है, ठीक है, इसमें कई सारे आपको यहाँ पर पार्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक दूसरा स्मॉल गियर लगा हुआ है। तो जब आप एक गियर को रन करेंगे, एक गियर को आप चलाएंगे, देन सेकंड गियर इससे अटैच था वो भी क्या करेगा? चलेगा। तो जिस तरीके से हमारे व्हीकल के अंदर ऑडोमीटर वर्क करता है कि मतलब गाड़ी का पहिया जो है आपका या स्कूटी का पहिया जो भी आप बोले, वो व्हील जब रोटेट करता है, ठीक है, वो व्हील जब रोटेट करता है तो इसकी रीडिंग हमारे पास कहां पहुंचती है? ऑडोमीटर में पहुंच जाती है, ठीक है, बाइक पर या स्कूटी पर जो भी आप देखते हैं। तो यहाँ पर कई सारे गियर्स यूज करते हैं जो इसकी स्पीड को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं।
तो यहां पर मैकेनिकली कैलकुलेशन यूज की गई है, ठीक है। तो मैकेनिकली पार्ट का या मैकेनिकल पार्ट का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल पार्ट का मतलब होता है कोई मूविंग और रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। अगर किसी डिवाइस के अंदर मूविंग और रोटेटिंग पार्ट यूज किया जाता है, वो डिवाइस क्या कहलाती है? वो मैकेनिकल डिवाइस कहलाती है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, किसी भी डिवाइस में अगर कोई मूविंग और रोटेटिंग पार्ट है, वो डिवाइस क्या कहलाएगी? आपकी मैकेनिकल डिवाइस कहलाती है, ठीक। तो पास्कलाइन जो है वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो डिफरेंस क्रिएट करती है किसके बीच में? बिटवीन अबेकस, नेपियर बोन्स एंड पास्कलाइन। ये दोनों जो हैं इनमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं था मैकेनिकली, और वर्क नहीं करती थी। लेकिन पास्कलाइन जो आप यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से वर्क कर रही है भाई? मैकेनिकली कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट मैकेनिकली कैलकुलेटिंग डिवाइस या मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है? तो पास्कलाइन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये वाली ये इमेज आपकी पास्कलाइन की है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे पास्कलाइन जो है वो केवल ऐड और सब्सट्रैक्ट है, वही कर सकती थी ना। इट कुड ओनली ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एडिंग मशीन। एडिंग मशीन्स के नाम से भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन अब बन सकता है ना। अब हमको अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, शॉर्ट क्वेश्चन जो रहते थे, वो 3 मार्क्स के रहते थे। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर दिए गए हैं भाई? 2 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो पास्कलाइन क्या होता है भाई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पास्कलाइन एडिंग मशीन है जो ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकती है, और इसे किसने इन्वेंट किया था? ब्लेज पास्कल के थ्रू इसे इन्वेंट किया गया in 1642 and it was a mechanical calculating device. Is it clear? तो ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इतना आपको ये चीज समझनी है। बताए भाई, एक बार मुझे क्लियर करें, इतनी कहानी क्लियर है भाई? तो अबेकस हो गया, देन इसके बाद नेपियर बोन्स, और इसके बाद आपका पास्कलाइन। एक बार मुझे कंफर्म करें भाई, देन हम फिर नेक्स्ट डिवाइस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो हमारी डेवलप की गई है पास्कलाइन के बाद। चलिए, देन अब हम बात करें हमारा नेक्स्ट जो डिवाइस है जिसे बोला जाता है डिफरेंस इंजन, ठीक है। पास्कलाइन, वेरी गुड इवनिंग रिंका। चले कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस इंजन, तो पास्कलाइन के बाद जो नेक्स्ट डिवाइस डेवलप हुई है इसे क्या कहा गया? डिफरेंस इंजन कहा गया। अच्छा, अगर आप एक सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहला था अवेकस जो वीड्स पर यूज किया जाता था। सेकंड था आपका नेपियर बोन्स, ठीक है। ये दोनों ह्यूमन के थ्रू जो है आपका जो मैनुअली है वो परफॉर्म किया जाता था, कैलकुलेशन मैनुअली परफॉर्म की जाती थी। थर्ड डिवाइस आप देखोगे, थर्ड डिवाइस क्या थी आपकी? पास्कलाइन। पास्कलाइन में अगर आप देखेंगे तो इसमें मैनुअल प्लस मैकेनिकल यानी कि ह्यूमन भी यूज हो रहे हैं, और मैकेनिकल यानी कि रोटेटिंग पार्ट्स वाली जो डिवाइस है वो यूज की गई है। नेक्स्ट फोर्थ जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये कहलाता है आपका डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या होता है भाई? ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बेबेज, भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज है, स्पेशली हमारे हम कंप्यूटर की हम बात करें। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने, जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। अच्छा, कैलकुलेटिंग डिवाइस कंप्यूटर को बोला जाता है, और इनको शुरुआत में जो इन्वेंट करने वाले पर्सन रहने वाले हैं वो मैक्सिमम क्या रहेंगे भाई? मैथमेटिशियन रहने वाले, क्योंकि कैलकुलेशन उन्हीं को करनी है। तो कंप्यूटर को इनिशियली स्टेज में अगर आप देखें तो जो लोग इन्वेंट करने वाले माने जाते हैं, जिन्होंने इसके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया, वो मैक्सिमम पर्सन जो है वो मैथमेटिशियन रहने वाले हैं, क्योंकि काम ही इन्हीं का करना था। तो ब्रिटिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन इन 1822। 1822 में डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया गया, किसके थ्रू? चार्ल्स बेबेज। विच वॉज पावर्ड बाय स्टीम। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा किससे? ये डिफरेंस क्रिएट करेगा पास्कलाइन से। पास्कलाइन जो है वो मैन्युअली ऑपरेट किया जा रहा है, डिवाइस कैसी है? मैकेनिकल, यानी कि यहां पर जो आप पावर दे रहे हैं
गियर्स को रोटेट करने के लिए वो ह्यूमन के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंस इंजन देखोगे तो इसमें पावर जो है वो किसके थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही है, बाय स्टीम इंजन और स्टीम, एंड कुड डू कैलकुलेशन। ये क्या कर सकता था, कैलकुलेशन कर सकता था। पावर जो प्रोवाइड करवाई जा रही है इसमें स्टीम इंजन के थ्रू या स्टीम के थ्रू इसे पावर जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसमें मैन्युअली आप जाकर के गियर्स वगैरह नहीं चलाने वाले हैं। इतनी कहानी क्लियर है। तो डिफरेंस इंजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और ये पास्कलाइन से किस तरीके से डिफरेंस है ये भी क्लियर है। पास्कलाइन जो था वो मैकेनिकली डिवाइस था लेकिन मैनुअली ऑपरेट हो रहा था। इसे आप किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं भाई, जिस तरीके से हम बाइक चला रहे हैं कि इंजन जो है वो पेट्रोल इंजन है, तो पावर जो है वो पेट्रोल के थ्रू आपको मिल रही है। पहले इंजन जो है वो किसके थ्रू किया, इन्वेंट किया गया था, हम सभी को मालूम है भाई, स्टीम इंजन था। शाहरुख खान भी कई बार निकला है स्टीम वाली ट्रेन से, है ना। मूवी में, शाहरुख खान की मूवी में आपने देखा होगा जो इंजन चलते थे वो स्टीम इंजन चलते थे, ठीक है, बैग टांग करके, और स्टीम के बीच में से निकलता हुआ आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन पास्कलाइन एंड डिफरेंस इंजन। इतनी कहानी क्लियर है। आप देखेंगे बहुत सारे इसमें डिफरेंस इंजन में बहुत सारे गियर्स लगे हुए हैं जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इसे मैनुअली ना ऑपरेट करके स्टीम के थ्रू इसे ऑपरेट किया जाता था, स्टीम पावर से, ठीक है। तो ये जो इमेज है वो किसकी है भाई, डिफरेंस इंजन की इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ से एक व्यक्ति, एक पर्सनैलिटी जो है वो आपके पिक्चर में आते हैं, जैसे कहा था चार्ल्स बेबेज, है ना। आगे जाकर के आप देखेंगे चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन के बाद इसकी कुछ कमी थी, इसकी कुछ फॉल्ट्स थे इसमें, उसको दूर करने के लिए एक नेक्स्ट इंजन इन्वेंट किया गया चार्ल्स बेबेज के थ्रू। इसे कहा जाता है एनालिटिकल इंजन। तो नेक्स्ट जो कंप्यूटर डेवलपमेंट में आप सीरीज में अगर नेक्स्ट कंप्यूटर आप देखेंगे तो वो क्या था, एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन के बाद क्या आएगा आपका, एनालिटिकल इंजन, विच वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, जिसे चार्ल्स बेबेज ने ही इन्वेंट किया। और कहा जाता है कि जो डिफरेंस इंजन की कमियां थी उसको यहाँ पर क्या किया गया, दूर करने की कोशिश की गई है इन द ईयर 1842। 1842 में इस इंजन को इन्वेंट किया गया, और डिफरेंस इंजन जो है वो कब इन्वेंट किया गया था, 1822 में, ठीक है। इट इज एन ऑटोमेटिक मशीन। अगर आप देखेंगे एनालिटिक इंजन जो है वो एक ऑटोमेटिक मशीन थी, और इसे ही फर्स्ट प्रोटोटाइप कहा जाता है ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई नहीं इसका, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करें आप। एनालिटिकल इंजन को फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कंसीडर्ड किया जाता है, याद रखना, बिकॉज इट वाज एन ऑटोमेटिक मशीन। ये एक ऑटोमेटिक मशीन थी। इज इट क्लियर? बता भाई। तो डिफरेंस इंजन की कुछ कमियों को दूर करने के लिए चार्ल्स बेबेज ने आफ्टर 20 ईयर अनदर डिवाइस जो है वो इन्वेंट की। इट इज नोन एज एनालिटिकल इंजन एंड इट वाज एन ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। और इट इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोटोटाइप ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो ये मॉडर्न कंप्यूटर का प्रोटोटाइप माना जाता है। एनालिटिकल इंजन वर्क्स अकॉर्डिंग टू पंच कार्ड। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि यहां पर आप देखेंगे आपने जो यूज किया है फर्स्ट टाइम पंच कार्ड का इसमें यूज किया है। पंच कार्ड गाइडलाइंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बेसिकली पंच कार्ड अभी आप आगे पढ़ने भी वाले हैं। पंच कार्ड होता क्या है भाई, पंच कार्ड एक इस तरीके का एक कार्ड होता है जो पेपर का फॉर्म होता है, और इसमें कई सारे होल्स रहते हैं जो निडल से या किसी और चीज से आप यहाँ पे बना देते हैं, और इन होल्स का यूज ही यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाने के लिए किया जाता है। बेसिकली पंच कार्ड आप देखेंगे तो पंच कार्ड में जहां पर होल है वहां पर उसका मतलब होता है 1, और जहां होल नहीं है उसका मतलब होता है 0, यानी बाइनरी डिजिट की तरह उस समय काम करता था। और अभी अपन इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज पंच कार्ड। तो पंच कार्ड का यूज किया गया फर्स्ट टाइम किस इंजन के अंदर, एनालिटिकल इंजन के अंदर, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, यानी कि फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया गया भाई, पंच कार्ड का यूज किया गया।
and it can perform basic arithmetic calculations like addition, subtraction, multiplication and divisions. तो ये आप देखोगे ऑटोमेटिक मशीन है, फर्स्ट एडवांटेज तो इसका ये था। सेकंड, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक एडिंग मशीन की तरह काम कर रहा था, ये बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जो थी, चाहे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शंस हो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, ये सारी कैलकुलेशंस जो बेसिक अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस हुआ करती थी उसको परफॉर्म करता था। The analytical engine can be considered as the world's first computer, और इस कंप्यूटर को पंच कार्ड, मोहिनी पंच कार्ड मैं भी आपको बेसिकली आगे आने वाली स्लाइड में समझाने वाला हूं, मैं इमेज से आपको बेहतर तरीके से उसको समझा पाऊंगा। प्रोटोटाइप मींस क्या होता है? प्रोटोटाइप मींस होता है कि जब भी हम कोई एक डिवाइस फॉर्म करते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि हम एक कार बनाना चाह रहे हैं, या फिर एक अच्छा एग्जांपल दूं कि हम गगनयान बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और गगनयान के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो जो फाइनल गगनयान जो डिवाइस है आपकी, ठीक है, जो मशीन है या स्पेस क्राफ्ट आप उसको बोल दें, तो वो स्पेस क्राफ्ट डायरेक्ट आप स्पेस में लॉन्च नहीं करने वाले हैं, ठीक है, आप उसके क्या करेंगे, कई सारे मॉडल जो है वो बना करके तैयार रखेंगे और उन पर डिफरेंट डिफरेंट जो प्रैक्टिकल है वो आप उन पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, उसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। देन जब वो फाइनलाइज कर लिया जाता है कि हाँ ये जो डिजाइन है ये परफेक्ट है, तो उसे आप क्या बोलते हो, वो प्रोटोटाइप्स कहलाते हैं किसी भी मशीन के, जिन पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, यानी जिसको आप डेवलपिंग स्टेज में आप इसको बोल सकते हैं, वो उसके प्रोटोटाइप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन को कंप्यूटर का प्रोटोटाइप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है और इसे ही वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है। इज इट क्लियर? बताए भाई। एंड और पंच कार्ड जो है, पंच कार्ड मैं भी आपको इमेज से बहुत अच्छे से बता पाऊंगा, आगे हमारी स्लाइड में पंच कार्ड आपको मिलेगा भी। पंच कार्ड बेसिकली इस तरीके का एक कागज का एक बोर्ड होता है जिसमें आपके होल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। इसका यूज पहले इनिशियली आप देखोगे तो जो आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं या हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे इसका यूज सबसे पहले किया जाता था। तो एनालिटिकल इंजन अगर आपसे 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाए तो बेसिक कंप्यूटर में अभी क्वेश्चन आपका आ सकता है एनालिटिकल इंजन, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है कि इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1842, इट इज एन ऑटोमेटिक मशीन एंड ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है भाई। चलिए, ये आपको जो इमेज दिख रही है, ये आपको इमेज दिख रही है किसकी, ये आपकी एनालिटिकल इंजन की, ठीक है। एनालिटिकल इंजन जो है वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता था। तो अभी तक हमने जो देखा है उसमें फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो क्या था आपका, अबेकस। फर्स्ट जो कंप्यूटर है वो आपका अबेकस है, ठीक है। सेकंड कंप्यूटर कंप्यूटर जो था वो आपका नेपियर बोन्स को हमने माना डेवलपमेंट में। थर्ड, ये दोनों आपके फुली मैन्युअली ऑपरेट कंप्यूटर्स या डिवाइस हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड, थर्ड आपने देखा पास्कलाइन जो आपका मैन्युअली थी लेकिन मैकेनिकली इसको ऑपरेट किया जाता था, ठीक है। देन फोर्थ हमने देखा किसके बारे में, डिफरेंस इंजन, जो कि अब मैन्युअली ऑपरेट नहीं होता था, स्टीम इंजन के थ्रू ऑपरेट होता था, और इसकी कुछ कमियों को दूर करते हुए चार्ल्स बेबेज ने यहाँ पर एक इंजन इन्वेंट किया जिसे कहा जाता है एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट इंजन जो है हम डेवलप करते जा रहे हैं जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एनालिटिकल इंजन की है। ये जो आप चार्ल्स बेबेज के बारे में, ये जो इमेज है ये आपकी चार्ल्स बेबेज है, कुछ इस तरीके से चार्ल्स बेबेज हमारे दिखते थे, ठीक है।
और चूंकि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन को इन्वेंट करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? चार्ल्स बेबेज को। देन आप देखेंगे इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है ना। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो कंप्यूटर की फील्ड में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं। ये जो इमेज है ये आपकी किसकी है? चार्ल्स बेबेज, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते थे। बताएं भाई। यहीं से एक और नेम आपको यहाँ पे मिलेगा एनालिटिकल इंजन में, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एडा अगस्टा। लेडी एडा अगस्टा इन्हें कहा जाता है। लेडी एडा अगस्टा फर्स्ट प्रोग्रामर इनको कहा जाता ना, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। और इन्होंने एनालिटिकल इंजन के अंदर, ठीक है, एनालिटिकल इंजन के अंदर इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो डाला था। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम जो इंस्टॉल किया किसमें? एनालिटिकल इंजन में। वो कौन थे आपके? लेडी एडा अगस्टा थे। इसीलिए आप लेडी एडा अगस्टा को आप क्या बोलते हैं? वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? इसको ऐड कर लेना है यहीं पर अपने नोट्स में। लेडी एडा अगस्ता को हम वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। जी बिल्कुल, हाँ, इनकी स्टूडेंट थी प्रियंका। ठीक है, लेडी एडा अगस्टा। ठीक, और बाइनरी सिस्टम अभी हम आगे काफी ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। बाइनरी सिस्टम की हम बात करें तो बाइनरी सिस्टम की फाउंडर भी, ठीक है, किसे कहा जाता है? लेडी एडा अगस्टा को कहा जाता है। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम की फाउंडर लेडी एडा अगस्टा, एंड देन आप देखेंगे फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड लेडी एडा अगस्टा। ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जैसे टू वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी डिवाइस जो है वो कंप्यूटर डेवलपमेंट में जो काम में आई है, उनको इन्होंने क्या किया है? इन्वेंट किया है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज अमेरिका की सेंसस में किया गया। फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था अमेरिका की सेंसस के लिए। ठीक है, और इसे डेवलप किसने किया था? इसे अमेरिकन साइंटिस्ट हरमन हेलोरिथ के थ्रू इसे इन्वेंट किया गया। सेंसस टेबुलेटर वाज इन्वेंटेड इन 1890 बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट हरमन हेलोरिथ। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका इंपोर्टेंट क्या था भाई? इसका इंपोर्टेंस अगर आप देखोगे तो दिस इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइस, ये जो डिवाइस थी वो किस पर ऑपरेट हो रही थी भाई? इलेक्ट्रिकली। यानी कि अभी तक जो स्टीम इंजन यूज किए जा रहे थे, लाइक आपका चाहे आपकी डिवाइस एनालिटिकल इंजन हो और डिफरेंस इंजन हो, अब जो इंजन यूज किए जा रहे हैं कैलकुलेशन के लिए वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइस ये थी। इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज की जा रही थी और इसका यूज अमेरिका की सेंसस के लिए, यानी कि जो सेंसस यानी कि हम बात करें जनगणना के लिए यूज किया गया। इसीलिए आप इसे क्या बोलते हैं? सेंसस टेबुलेटर बोलते हैं। इट वॉज यूज इन द यूएस सेंसस, इसे यूएस की सेंसस के लिए इसे यूज किया गया था। He is credited with the invention of punch cards as a form of memory for computer application। यहां पर मेमोरी के लिए पंच कार्ड को सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया वो सेंसस टेबुलेटर में यूज किया गया था। फॉर मेमोरी पर्पस आप देखें जो पंच कार्ड फर्स्ट टाइम यूज किया गया है वो सेंसस टेबुलेटर में यूज किया गया है। और आगे जाकर के आप देखेंगे हरमन हेलोरिथ जो है
वो IBM कंपनी के फाउंडर के नाम से भी जाने जाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो इन्हीं के थ्रू इनमें जो है वो सेटअप की जाएगी। तो ये व्यक्ति जो है इनको बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं आपके, अमेरिकन साइंटिस्ट हरमन हेलोरिथ। तो सेंसस टेबुलेटर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? तो सेंसस टेबुलेटर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिव मशीन थी। इसका यूज जो है और जो अमेरिकन यूएसए की सेंसस के लिए किया गया, और देन इसके इन्वेंटर कौन थे आपके? हरमन एनालिथ। मोहिनी किसमें? एनालिटिक में भी यूज किया गया। किसके बारे में? मुझे कोई एक्सप्लेन करें। नहीं नहीं, इसमें फॉर मेमोरी पर्पस पंच कार्ड उसमें प्रियंका और मोहिनी जो पंच कार्ड है वो पंच कार्ड प्रोग्राम के रूप में यूज किया गया ना, फॉर द प्रोग्राम पर्पस, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मेमोरी पर्पस के लिए यूज किया गया, मेमोरी सेव करने के लिए यहाँ पे पंच कार्ड का यूज किया गया है। दोनों के यूज में डिफरेंस आपको मिलने वाला है, ठीक है। वो किया गया था एज अ प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है वो मेमोरी पर्पज यूज किया जा रहा है, डेटा को सेव करने के लिए, है ना। क्योंकि हमने सेंसस किया हुआ है तो भाई डेटा हमको सेव करना था। तो यहाँ पे डेटा को सेव करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया फॉर मेमोरी पर्पस, ठीक है। और वहां जो हमने यूज किया था, वहां हमने यूज किया था प्रोग्रामर और प्रोग्राम के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस मिलेगा दोनों में। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका कंप्यूटर है, ये आप इमेज जो देख रहे हैं ना, ये आपका सेंसस टेबुलेटर के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, ये आपका मार्क वन। यहां तक अब आप देखोगे तो फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अब स्टार्ट होने वाली है आपकी, है ना। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप देखेंगे मार्क वन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मार्क वन की बात की जाए तो 1930 में इसे इन्वेंट किया गया, एंड इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। ये वर्ल्ड की फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है, एंड इट वाज इन्वेंटेड इन कोलेबोरेशन विथ IBM कंपनी। IBM कंपनी का कंप्यूटर की डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसका फुल फॉर्म आपको मिलेगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है इसे। तो ये कोलेबोरेशन से इसे डेवलप किया गया बाय IBM कंपनी एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ साइंटिस्ट हार्वर्ड आइकेन, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपको चीजें मिलने वाली हैं, एक तो आपको हार्वर्ड आइकेन मिलने वाले हैं, ठीक है। हार्वर्ड आइकेन, ये स्पेलिंग जो है थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। हार्वर्ड आइकेन, हार्वर्ड आइकेन प्लस IBM कंपनी के थ्रू इनके कोलेबोरेशन से इस कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया। और ये जो आप कंप्यूटर इमेज में देख रहे हैं, ये आपका मार्क वन है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंप्यूटर है, एक हॉल के बराबर आप देखेंगे पूरा इसका साइज मिल जाएगा, ठीक है। और इसका नाम कर दिया गया मार्क वन। और ये किस तरीके की डिवाइस थी भाई? वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल की आप बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रो का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रही है, यानी कि इसमें मैन्युअली कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करवानी है। और आप देखेंगे मैकेनिकल मशीन है यानी कि आपको इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोटेटिंग डिवाइसेस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैकेनिकल डिवाइस फुली ऑटोमेटिक क्या कहलाती है? आपकी मार्क वन। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आपकी मार्क वन कंप्यूटर है।
ठीक है, जैसे किसने इन्वेंट किया, यहां से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाएगा वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी, मार्क 1। और ये ना पूछा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि मार्क 1 को इन्वेंट किसके थ्रू किया गया, तो याद रखना हार्वर्ड आइकेन, ठीक है, हार्वर्ड आइकेन एंड आईबीएम। इज इट क्लियर? बताया भाई, क्लियर है इतना? चलिए, मार्क 1 के बाद फिर आप देखोगे नेक्स्ट जो कंप्यूटर आया है ये आपका एवीसी कंप्यूटर। एबीसी, एबीसी का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एबीसी कंप्यूटर जो है इसे एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर कहा जाता है। ए स्टैंड फॉर एटनासॉफ्ट, बी स्टैंड फॉर बेरी एंड सी स्टैंड फॉर कंप्यूटर। बेसिकली ये साइंटिस्ट हैं दो, ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम है, जॉन एटनासॉफ्ट एंड क्लिफोर्ड बेरी। तो टू साइंटिस्ट हैं, एक है आपका जॉन एटनासॉफ्ट एंड सेकंड है आपके क्लिफोर्ड बेरी। तो एटनासॉफ्ट एंड बेरी ने एक कंप्यूटर फॉर्म किया जो वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहां पे आप देखोगे उन्होंने उस कंप्यूटर का नाम क्या रख दिया, ए बी सी, इसीलिए आप इस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, एबीसी बोलते हैं। और इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर मैकेनिकल टर्म यूज नहीं किया गया, इट मींस इसके अंदर कोई आपको मैकेनिकल कंपोनेंट्स नहीं मिलने वाले हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर था, यानी कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स रहने वाले हैं वो एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में काम करने वाले हैं। इतनी कहानी क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इज इट क्लियर है? तो वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है भाई, एबीसी कहा जाता है, यानी एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर को कहा जाता है। ठीक, और एबीसी और मार्क 1 में क्या डिफरेंस है ये क्लियर है? मार्क 1 जो था वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था और एबीसी जो है वो इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर आपको मिलेगा, जो किसने इन्वेंट किया था, एटनासॉफ्ट एंड वेरी ने। इसके बाद फिर आपका एनिएक, इसका फुल फॉर्म ही आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका फुल फॉर्म यहां से पूछा जाता है। एनिएक 1934 में अमेरिकन साइंटिस्ट थे, नाम था जेपी एकर्ट एंड जॉन मुचली। जेपी एकर्ट एंड जॉन मुचली इन्वेंटेड द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर फॉर नॉर्मल फंक्शंस कॉल्ड अदर नेम्स। अगर आप देखेंगे यहां पर आप देखो तो एनिएक कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनिएक का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये आपका एनिएक कहलाता है। और ये फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जो कि अपने आप को एबीसी से इसलिए ये आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। एबीसी आपका इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर है और ये आपका फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपको यहां पर देखने को मिलता है। और इसे किसने डेवलप किया भाई, इसे डेवलप किया गया जेपी एकर्ट एंड जॉन मुस्ली के थ्रू। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे चांसेस हैं इसके फुल फॉर्म से आने के। तो एनिएक आपको याद रखना है, इतनी कहानी क्लियर है? बताएं भाई, एनिएक कंप्यूटर क्लियर है? चलिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आपका एनिएक कंप्यूटर है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्यूटर है चारों तरफ, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसे ऑपरेट करते हैं।
चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, अगला जो आपसे पूछा जाएगा वो है एडवेक के बारे में। एडवेक का फुल फॉर्म, लास्ट लाइन समझ में नहीं आई प्रियंका, एक मिनट, कुछ नहीं है उसको मत ध्यान दो, है ना, वो मिसप्रिंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, आपको तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज जो है वो है कि ये इसका एक तो फुल फॉर्म और ये जो है वो किसने डेवलप किया था। चलिए देन आप देखेंगे एडवेक। एडवेक कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपके फुल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको जो इन्वेंट किया गया, इसे इन्वेंट किया गया वॉन न्यूमैन के थ्रू। किसने इन्वेंट किया इसे? वॉन न्यूमैन ने इसे इन्वेंट किया है। वॉन न्यूमैन ने इसे इन्वेंट किया है। इनके इन्वेंट का नेम आपको नोट डाउन कर लेना है, और इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनियक एंड एडविक का। ठीक है, और देन इसके बाद लास्ट जो कंप्यूटर है आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा कंप्यूटर के डेवलपमेंट के फॉर्म में, वो है आपका यूनिवैक। यूनिवैक की आप बात करें तो यूनिवैक का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है आपका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसे डेवलप किसने किया था भाई? इसे डेवलप किया गया है किसके थ्रू? इसे डेवलप किया गया है जीईसी। जीईसी ने इसे डेवलप किया है, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जीईसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने इसे 1954 में से डेवलप किया। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका आपको यहाँ पर फुल फॉर्म देखने को मिलता है। और यूनिवैक के बारे में कहा जाता है ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है। ठीक है, ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है जो ट्रेडिंग के लिए यूज किया गया और कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया। इसे यूनिवैक कहा जाता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जैसे कब इन्वेंट किया गया है? इसे इन्वेंट किया गया आपका 1954 में। ठीक है, और ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं, ये सारी डिवाइस जो है वो आपको क्या कहलाता था? यूनिवैक। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेंट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट जो आपका कंप्यूटर था जो हमने देखा वो आपका दी अवेकस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अवेकस। किसने कहा इसे इन्वेंट किया गया? बेबीलोन में इसे इन्वेंट किया गया, जो वीड्स और एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में कंस्ट्रक्ट की जाती थी, जिसमें वुड का फ्रेम होता था, वायर्स होते थे और वायर्स के अंदर वीड्स यूज किए जाते थे। और ये एक जो यूज की जाती थी वो एडिंग एंड सब्सट्रैक्ट के लिए यूज की जाती थी। देन इसके बाद सेकंड जो डिवाइस आई है वो सेकंड डिवाइस क्या आपकी? नेपियर बोन्स। स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, क्या नाम था? जॉन नेपियर ने बोन्स की हेल्प से इस डिवाइस को यूज किया, फॉर्म किया। इसे आप नेपियर बोन्स कहते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने में भी कैपेबल थी। देन इसके बाद अगली जो मशीन आई हमारे यहाँ कैलकुलेशन के लिए वो थी पास्कलाइन। ब्लेज पास्कल ने इसे इन्वेंट किया, इसे इसलिए इसे पास्कलाइन कहा गया, और 1642 में ये इन्वेंट की गई। और ये ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकती थी, इसीलिए इसे आपने सिर्फ एडिंग मशीन कहा गया। ठीक है, तो एडिंग मशीन पास्कलाइन को कहा जाता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। देन इसके बाद अगला जो हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट की गई, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी, मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है, इसे इन्वेंट किया इन 1822 में। और इट वाज पावर्ड बाय स्टीम, जो किस पे वर्क करती थी भाई? स्टीम पे वर्क करती थी एंड कैलकुलेशन करने में कैपेबल थी। देन इसके बाद इसको थोड़ा सा और इसमें चेंजेस किए और बेहतर बनाया, और देन एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया बाय चार्ल्स बेबेज इन 1842 आफ्टर 20 ईयर। और फर्स्ट ऑटोमेटिक मशीन है, प्रोटोटाइप ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इसे कहा जाता है। और वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो एनालिटिकल इंजन है। ठीक है, इसमें पंच कार्ड का यूज किया गया। ठीक है,
इसको प्रोग्राम करने के लिए, और जो प्रोग्राम करने वाली जो पर्सन पर्सन थी वो कौन थी आपकी, लेडी एडा अगस्ता, जो कि फर्स्ट प्रोग्रामर भी मानी जाती हैं एंड फाउंडर ऑफ बाइनरी डिजिट्स भी इन्हें कहा जाता है। देन इसके बाद आप क्या आते हैं, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के बारे में हमने कहा कि भाई कंप्यूटर की फील्ड में इनके रोल की वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर सेंसस टेबुलेटर हरमन हेलोरेथ, आईबीएम कंपनी की हेल्प से, या आईबीएम कंपनी इन्हीं की थी, ठीक है ना, तो इसे इन्वेंट किया गया। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकली पावर्ड मशीन थी, कैलकुलेटिंग मशीन थी, जो अमेरिकन सेंसस के लिए यूज की गई थी। देन इसे सेंसस टेबुलेटर कहा गया। इसमें पंच कार्ड का यूज किया गया फ्रॉम द फॉर्म ऑफ मेमोरी, ठीक है। देन इसके बाद मार्क 1 आता है आपका, जो फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसे किसने इन्वेंट किया, जैसे आईबीएम कंपनी ने, किसके कोलैबोरेशन से, हॉवर्ड आइकन के कोलैबोरेशन से इसे फॉर्म किया गया। देन इसके बाद एबीसी एटनासॉफ्ट वेरी कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, जो स्कॉटिक आपके सॉरी एटनासॉफ्ट वेरी कंप्यूटर, 2 साइंटिस्ट थे हमारे, जॉन एटनासॉफ्ट एंड क्लिफोर्ड बेरी, इन्होंने मिलकर के इस कंप्यूटर को इन्वेंट किया और वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर था, और इसका नाम एबीसी रखा गया। एनिएक जो है वो आपका फर्स्ट फुली इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर है, और 1940 में अमेरिकन साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, जेपी एकॉर्ट एंड जॉन मुचले ने इसे इन्वेंट किया है। देन आपका एडेविक वॉन न्यूमैन के थ्रू और जीईसी के थ्रू यूनिवेक। ये आपका कंप्यूटर डेवलपमेंट की एक हिस्ट्री थी, जो आपको डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में आपको मेंस में अगर आता है तो आपको मेंशन करनी है, और बहुत सारे यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार बताएं। एडवेक डेवलप किया गया मोनी एडवेक वॉन न्यूमैन के थ्रू। किसने से डेवलप किया भाई, एक मिनट पेन चेंज करता हूं। वॉन न्यूमैन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है, अभी जो टॉपिक था वो हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर था, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। एमसीक्यूज क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे आपको बहुत सारे। हाँ मैं सेंड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में बेसिक टॉपिक में डिफरेंस क्या है, वो टॉपिक आपका एग्जाम मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इक्वली आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर के डेवलपमेंट को हम डिवाइस करने वाले हैं ऑन दी बेसिस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स जो उस कंप्यूटर के अंदर यूज किए गए हैं, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस कंप्यूटर डेवलप्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे आर कैटेगराइज्ड एज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमको ये पढ़ना है कि डिफरेंट डिफरेंट जनरेशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने यहां पर यूज किया है, और उन कंपोनेंट्स के बेसिस पर ही आपने कंप्यूटर को अलग अलग जनरेशन में डिवाइड किया है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस कंप्यूटर डेवलप
from time to time they are categorized as generation of computer. अब ये वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंपोनेंट्स क्या है विच वाज यूज इन कंप्यूटर. फर्स्ट आप देखेंगे तो पहला आपको मिलेगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब. दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स. थर्ड आपको मिलेगा यहाँ पर आईसीज. आईसीज के बाद फिर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, और आईसीज की क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है. तो ये जो कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, और आईसीज की जो क्वालिटीज है वो इंक्रीज होती जा रही है. तो इन कंपोनेंट्स के बेसिस पर आपने कंप्यूटर को डिफरेंट डिफरेंट जनरेशंस में डिवाइड किया हुआ है. और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की हम बात करें तो अब तक आप देखेंगे 5 जनरेशन जो है वो कंप्यूटर को हम डिवाइड करते हैं. कंप्यूटर की हम अभी तक 5 जनरेशंस में हम स्टडी करते हैं. कंप्यूटर के डेवलपमेंट को 5 जनरेशंस के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. तो इस इमेज में आप देख पाएंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर्स जिन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था. इन सब के बारे में हमको अभी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है. जहां पर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया वो कंप्यूटर आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाते थे, ठीक है. और अगर आप टाइम पीरियड की बात करें, टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, एक आइडिया लेकर के चलना है. ऐसा नहीं है कि 1946 से लेकर के 1959 तक ही फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माने जाएंगे. हो सकता है कुछ बुक में आपका 1945 से लेकर के 1960 हो जाए. तो आपको इसके लिए अपना खून जलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है. 1-2 साल के पीछे अपना खून न मत जलाना कोई भी, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है. तो ईयर आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के नहीं याद करनी है. एक अप्रॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर ईयर्स लेकर के चलना है, ठीक है. फोकस आपको किस पे होना चाहिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ते समय, कि किस जनरेशन में किन कंपोनेंट्स को यूज किया जा रहा है. तो फर्स्ट जनरेशन ऐसे कंप्यूटर्स को कहा जाएगा जिन कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया. देन आप देखेंगे ट्रांजिस्टर्स को इन्वेंट किया जाएगा. और देन ऐसे कंप्यूटर्स जिन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाएगा वो कंप्यूटर जो है वो आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाएंगे. जैसा मैंने आपको बताया कि जनरेशन का मतलब क्या है. जनरेशन का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे. तो सेकंड जनरेशन क्या हो जाएगा आपका, ऐसे कंप्यूटर्स जहां पर ट्रांसलेटर्स यूज किए जा रहे हैं. थर्ड जनरेशन की हम बात करें तो ऐसे कंप्यूटर्स को कहा जाएगा जहां आईसी यूज की जा रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए जा रहे हैं. तो जिन कंप्यूटर में आईसी का यूज किया गया वो आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाएंगे. फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आप देखोगे आईसीज को हम क्या करते जा रहे हैं, और ज्यादा एडवांस बनाते जा रहे हैं, और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आईसी में यूज होने वाले कंपोनेंट्स के नंबर्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है. वीएलएसआई, यूएलएसआई, इन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि वो कंप्यूटर्स जिनमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस यूज की गई हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है. इतनी कहानी क्लियर है. जैसे वैक्यूम ट्यूब वगैरह के बारे में अब हम कल डिस्कस करेंगे. तो यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताए भाई. यहां तक चीजें समझ में आई आप लोगों को? चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट जनरेशंस के बारे में हम कल डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है. तो
फर्स्ट जनरेशन किसे कहा जाएगा? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अभी तक हमने जनरेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हमने जनरेशन को यहाँ पर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो वैक्यूम ट्यूब का यूज फर्स्ट जनरेशन में किया गया, ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। सेकंड जनरेशन में किस कंपोनेंट का यूज किया गया, किस डिवाइस का यूज किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज कब किया गया? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। वीएलएसआई, यूएलएसआई, मशीन लैंग्वेज, और इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज की हम बात करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। हालांकि पीडीएफ मैंने आपको दे दी, आप उसको एक बार जस्ट रीड करना, और बाकी अपन इसको अब कल कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो कल जो हमारी क्लास डेडिकेटेड रहेगी वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो हमारे पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा इसके अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक जो तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर था, देन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये पूरा टॉपिक हमारा एक कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन हम फिर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्लास को यहीं पर रोकते हैं, देन कल हम मिलते हैं 9 बजे। ठीक है, और जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से जो हमारा सिस्टम है उसको सेटअप किया जाए, ताकि आप दोबारा से और अच्छे से क्लास को एंजॉय कर पाए। ठीक है भाई, तो खत्म करें क्लास। चलिए भाई, जय हिंद, जय श्री राम, और सभी लोगों को गुड नाइट। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और मजे करें। चलिए, वेरी गुड नाइट सभी लोगों को।